नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है परीक्षा की दृष्टि से। हमेशा से इतिहास के 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर के प्रश्न परीक्षाओं में आते रहे हैं। इसके अलावा हिस्ट्री इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसने हमेशा से मानव जीवन को प्रभावित किया है। चाहे वो मनुस्मृति का प्रसिद्ध कथन हो, जिसमें कहा गया है कि स्त्रियों को विवाह से पूर्व पिता के संरक्षण में, विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना होगा। ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। इसके अलावा चाहे अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था हो, जिसमें उसने पहली बार राज्य सेनाओं से अतिरिक्त अपने लिए पहली बार केंद्रीय सेना बनाई थी। होता ये था कि पहले स्टेट्स के पास सेना होती थी और हथियार होते थे, जिसकी वजह से ये लोग 4-5 लोग मिलकर राजा के ऊपर आक्रमण कर देते थे और सत्ता को हड़प लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार अपने लिए केंद्रीय सेना का गठन किया, केंद्रीय सेना बनाई। इनको उत्तम हथियार दिए, उत्तम संसाधन दिए। ठीक यही बात हमें आज की स्थिति में देखने को मिलती है कि स्टेट के पास स्टेट पुलिस है और केंद्र सरकार के पास आर्म फोर्सेस हैं। केंद्र के पास उत्तम संसाधन है, उत्तम हथियार है, उत्तम टेक्नोलॉजी है। स्टेट्स के पास उस स्थिति में उस लेवल के नहीं दिखाई देगी। इसलिए हम कहते हैं कि इतिहास बहुत ही अधिक प्रासंगिक हो जाता है आज की स्थिति में भी। इतिहास को समझने के लिए हमें इसकी एक 2 लाइन की परिभाषा को समझना चाहिए। इसकी परिभाषा है कि बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान जो मानव जीवन को प्रभावित करे वह इतिहास कहलाता है। इतिहास को समझने के लिए हमें इसे 3 कालखंडों में विभाजित करना है। और 3 कालखंडों में कौन कौन से 3 काल हैं? नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल था जब हमें किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अर्ध ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, ऐतिहासिक काल आते जाते हमें लिखित साक्ष्य भी मिले और पढ़ा भी जा सका। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी भी इतिहास को समझने के लिए, किसी भी काल को समझने के लिए हमें कुछ स्रोतों की आवश्यकता होती है। स्रोत जो बताते हैं कि वो समाज कैसा था, उस समाज की स्थितियां कैसी थी, उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी। और इन स्रोतों को अगर हम देखा जाए तो 3 भागों में बांट सकते हैं। स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है इसका साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरी बात है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो इसमें हमें 2 तरह के सोर्स दिखाई देते हैं। पहला है अलौकिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य।
अलौकिक साहित्य में हमारे पास हमें वेद मिले, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये सब चीजें हमें अलौकिक साहित्य से मिली या धार्मिक साहित्य से मिले, जिन्होंने हमें बताया कि उस समय का हमारा समाज कैसा था, उस समय का हमारा इतिहास कैसा था, शासन व्यवस्था कैसी थी, जीवन शैली कैसी थी, जीविका कैसी चलती थी। इसके अलावा विदेशी यात्रियों में हेरोडोट्स आया था। हेरोडोट्स, इसने हिस्टोरिका पुस्तक से मिला। उसके बाद मैगस्थनीज की इंडिका मिली। ह्वेनसांग आया था, जिसकी पुस्तक थी सी यू की। और इसके अलावा एक फाहियान आया था। फाहियान फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, जिसने लिखा था कि उस समय मध्य प्रदेश में बहुत ही खुशहाली थी। और इसके बाद अरब से अल बरूनी आया। ये सब विदेशी यात्री आए, जिन्होंने इनकी पुस्तक थी तारीख हिंद या तहकीक हिंद। इन सभी स्रोतों के माध्यम से हमें उस समय के समाज और स्थिति के बारे में पता चला। पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो इसमें हमें खंडहर मिले, अभिलेख मिले, ताम्रपत्र मिले, सिक्के मिले, स्तंभ मिले, स्तूप वगैरह, ये सब चीजें हमें मिली, जिन्होंने उस समय की हमें शैली और स्थितियों के बारे में सही से समझाया। इनके अलावा हमें इतिहास को पढ़ने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांट रखा है, और उन 3 भागों में है 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, और तीसरा है आधुनिक काल। तीन कालों में इन्हें बांट के इतिहास को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन काल की, कि हम प्राचीन काल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम जो भी पढ़ेंगे केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। प्राचीन काल में हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता को, वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध का उदय, कुषाण वंश, मगध का पुनः उदय, हर्षवर्धन, अरबों की सिंध पर विजय, महमूद गजनबी का आक्रमण, भारत पर आक्रमण,
और मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। प्राचीन काल में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आज शुरू करते हैं हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब पाकिस्तान में एक शहर है जिसका जिला है मांटेगुमरी। जिसका जिला कौन सा है? मांटेगुमरी। आम धारणा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2800-2900 बीसी से लेकर 1700-1800 बीसी तक का माना जाता है। इसके अलावा जो हमारी वैज्ञानिक विधि है, जो कि कार्बन डेटिंग विधि ये कहती है कि हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 बीसी से 1700 बीसी तक का रहा है। बीसी और एडी का मतलब आप लोग समझते होंगे। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब ये है कि इतिहास की खोज करना अंग्रेजों ने शुरू की थी, और जब उन्होंने इतिहास की खोज की शुरुआत की तो उन्होंने एक आधार बिंदु माना, और उस आधार बिंदु को माना है ईसा मसीह के जन्म दिवस को। अब मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म यहां पर हुआ है। इससे इधर चलते हैं तो हम +1 +2 +3 4 5 6 7, और इस इधर चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म दिवस के पश्चात और ईसा मसीह के जन्म दिवस से पूर्व। तो इसे हमने कहा बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, और इसे हमने कहा एनो डोमिनी। इसका मतलब ईसा पश्चात या ईसवी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमें कोई स्तंभ मिला है और वो स्तंभ कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि वो स्तंभ 3000 साल पुराना है, तो वर्तमान में हमारे पास हुए हैं 2000 साल। तो 1000 साल कहा गया, 1000 साल और पीछे, यानी 1000 ये बीसी और ये 2000 एडी, टोटल मिला के 3000 वर्ष। इस तरह से बीसी और एडी का कैलकुलेशन किया जाता है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में जो महत्वपूर्ण शहर मिले, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जो महत्वपूर्ण शहर मिले, वो शहर मिले हमें हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, लोथल मिला, कालीबंगा, चनहुरऊ, बनवाली, मांदा, आलमगीरपुर, दामियाबाद, सुरकोतड़ा, सुतकांगेडोर।
ये सब शहर हमें हड़प्पा की खुदाई में मिले, जो महत्वपूर्ण शहर थे और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। वर्तमान में ये जो शहर है हड़प्पा है पंजाब पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो है सिंध पाकिस्तान में, लोथल है गुजरात में, कालीबंगा है राजस्थान में, चन्हुरऊ है सिंध में, बनवाली है हिसार में, मांदा है जम्मू में, आलमगीरपुर मेरठ, दामियाबाद महाराष्ट्र, सुरकोतड़ा गुजरात और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। ये सब महत्वपूर्ण शहर हैं जो हमें खुदाई के दौरान मिले हैं। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की शुरुआत कैसे हुई। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले 1827 में जॉन मैसन, एक अंग्रेज थे जो सेना में थे, जो ब्रिटिश सेना में थे, उन्हें पुराने सिक्कों को इकट्ठा करने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी और पुरातन सिक्कों को इकट्ठा करने में वो हड़प्पा की राजधानी मांटेगुमरी पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद वहां से उन्होंने पुरातन सिक्कों को इकट्ठा किया। इसके बाद वो ब्रिटेन चले गए और ब्रिटेन जाने के बाद उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और पुस्तक लिखने में उन्होंने लिखा और उसमें कहा कि हड़प्पा में कोई ना कोई सभ्यता हो सकती है। ये बात 1827 की बात मानी जाती है। कई पुस्तकों में इसे 1826 में और कई जगह 1827 में दिया गया है। इसके बाद 1853 में भारत में पहली बार रेलवे का संचालन हुआ डलहौजी के काल में। डलहौजी के समय काल में रेलवे का संचालन हुआ। इसके 3 वर्ष बाद 1856 में सिंध से लेके कराची तक एक रेलवे चलाने की योजना बनाई गई। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये योजना बनाई जा रही थी तो इन्हें पटरियां बिछाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ने लगी। तो जहां पे खुदाई चल रही थी उसी के बगल में एक टीला बना हुआ था। यहाँ के मजदूरों ने क्या किया कि यहाँ से ईंटें उठाने शुरू करी और लगाना शुरू कर दिया। देखते देखते ये योजना पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पर ईंटें खत्म नहीं हुई। तो कुछ लोगों ने कहा कि हो ना हो यहाँ पहले कोई सभ्यता रह चुकी है। इसके बाद इधर 1857 की क्रांति हो गई। 1861 आते आते भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश शासन के हाथों में चला गया था। 1861 में ही हमने ASI डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। 1861 में ही ASI डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग, इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना होने के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम इसके डायरेक्टर बने। जब ये डायरेक्टर बने तो इन्होंने जॉन मैसन की किताब पढ़ी थी, जिसमें जॉन मैसन ने बोल रखा था कि हड़प्पा में कोई ना कोई सभ्यता हो सकती है। इन्होंने उस बात पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इन्हें पता चला कि हाँ, हड़प्पा में कोई ना कोई पुरानी सभ्यता हो सकती है। इसके बाद 1904 आते आते ASI डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बन गए। 1904 में डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बने जॉन मार्शल जो है इसके डायरेक्टर बने।
1904 में जब ये इसके डॉक्टर डायरेक्टर बने, 1921 आते आते इन्होंने हड़प्पा की खुदाई करने का कार्य शुरू करवा दिया और इसके लिए अपॉइंट किया दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी को इन्होंने हड़प्पा की खुदाई का काम दिया और कहा कि इसकी खुदाई शुरू की जाए। कई जगह 1921 में मिलता है, कई जगह 1925 में मिलता है। ठीक इसी के समानांतर 1922 में इधर मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी और खुदाई करने वाले कौन थे? राखलदास बनर्जी। राखलदास। इधर 1922 में इसकी खुदाई चल रही थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और इसके बाद से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की शहरी व्यवस्था कैसी थी। 3-4 महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि इनकी शहरी व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, जीवन शैली कैसी थी, शैक्षणिक व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहले बात करते हैं शहरी व्यवस्था की। शहरी व्यवस्था, इनके जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। मकान ईंटों को मकान लकड़ी जलाकर पकाई जाती थी। ईंटें लकड़ियों को जलाकर पकाई जाती थी। ईंटों का अनुपात 1:2:4 का होता था। नाली पक्की ईंटों की बनी होती थी और ढकी होती थी। नालियां ढकी होती थी और पक्की ईंटों की बनती थी। पक्की ईंटों की बनी थी। शहरी व्यवस्था कमाल की शहरी व्यवस्था थी और सड़कें जो थी वो सड़कें समकोण पर कटी थी। समकोण पर कटी थी। इसका मतलब सड़क ये सीधी गई और उसके बाद ऐसे मुड़ गई, या फिर सीधी गई ऐसे मुड़ गई। इस तरह से सड़कें समकोण पर कटी हुई थी। इसके अलावा धार्मिक व्यवस्था उनकी कैसी थी? धार्मिक व्यवस्था की अगर बात करें तो ये लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन मंदिर नहीं बनाते थे। मंदिर नहीं बनाते थे। इसके अलावा इनके जो ये लोग पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा ये जो सभ्यता थी ये मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। मातृ सत्तात्मक का मतलब है कि समाज में महिलाओं का स्थान ऊंचा था। आज जहां पुरुषों का स्थान ऊंचा है, वो हड़प्पा सभ्यता में इतने वर्ष पहले महिलाओं का स्थान समाज में ऊंचा था। मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। इनका पवित्र पशु जो था, पवित्र पशु वो था कुबड़ वाला सांड और एक सींग का गेंडा और एक सींग वाला गेंडा। इसके बाद पवित्र पक्षी कौन था इनका?
वो थी बत्तख। पवित्र वृक्ष वो था पीपल। हड़प्पा सभ्यता में ये जो शहर था ये त्रिभुजाकार शहर था। इस शहर में लगभग 1500, इस सभ्यता में लगभग 1500 शहर हमें मिले थे और ये एक शिक्षित सभ्यता थी, शिक्षित सभ्यता थी। इनके अल्फाबेट में लगभग 450 अक्षर होते थे, ये चित्राक्षर होते थे। चित्राक्षर मतलब चित्रों के द्वारा बने हुए अक्षर होते थे, जैसे चित्राक्षर शब्द होते, अक्षर होते थे। जैसे इस तरह का ये इस तरह के चित्राक्षरों का प्रयोग करते थे। आज हमारी वर्णमाला में जहां हिंदी में 52 और इंग्लिश में 26 अक्षर हमें मिलते हैं, वहीं इनकी भाषा शैली में 450 से ज्यादा अक्षर थे। इसका मतलब इनकी भाषा को समझना कितना कठिन रहा होगा। इसके अलावा इनकी जो जीवन शैली थी, वो जीवन शैली बहुत ही धार्मिक व्यवस्था हो गई। अब आता है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में ये लोग सुमेरियन सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ विदेशी व्यापार करते थे। दो सभ्यताओं के साथ इन्होंने अपना विदेशी व्यापार किया। अब विदेशी व्यापार का हमें पता कैसे चलता है कि हम ये इनके साथ विदेशी व्यापार करते थे? दरअसल ये अपनी चीजों पर मोहर लगवा के बेचते थे। अब सुमेरियन सभ्यता के लोग जब अपना सामान भेजेंगे तो ये भी मोहर लगवा के भेजेंगे, तो ये सामान यहाँ पहुंचता था और इनका सामान जो था वो यहाँ पहुंचता था। सबके सामानों पर मोहर लगी होती थी, जिसकी वजह से मोहरों के द्वारा हम पहचान पाते थे या हमने पहचाना है कि हो ना हो ये सभ्यता इन लोगों के साथ व्यापार करते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता की कोई मोहर सुमेरियन और मेसोपोटामिया सभ्यता में मिल गई तो हम लोग कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सुमेरियन और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार करते थे। इसी तरह इनकी मोहरें यहाँ मिलेंगे। अब ये जो मोहरें बनती थी, मोहरें कैसी बनती थी? सेल खड़ी की मोहरे होते थे, सेल खड़ी की मोहरे होते थे जिनके साथ ये अपना व्यापार करते थे। सेल खड़ी की मोहरे अपने वस्तु पर लगाते थे और उसके बाद व्यापार करते थे। इसके बाद इनका आता है कि इनका पतन कैसे हुआ। महत्वपूर्ण बात है कि इतनी अच्छी सभ्यता जो इतने अच्छे से रही, इतनी अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था थी, उनका पतन कैसे हुआ? पतन के कारण इतिहासकारों ने इनके पतन के 3-4 कारण प्रमुख माने हैं। पहला कारण था आर्यों का आक्रमण। दूसरा कारण इन्होंने माना बाढ़। तीसरा सूखा। चौथा महामारी। अलग अलग इतिहासकारों ने इस सभ्यता के खत्म होने के अलग अलग कारण बताए हैं। जैसे आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण का क्यों कहा गया? क्यों हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई वो आर्य लोग आए थे, जो वैदिक सभ्यता आई थी। बात ये थी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे लोहा, घोड़ा, तलवार, युद्ध ये सब नहीं जानते थे। ये लोग युद्ध करना नहीं जानते थे, जबकि जो आर्य लोग थे ये युद्ध भी करते थे, तलवार के बारे में जानकारी भी थी और लोहे का प्रयोग भी करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग ये लोग कुछ भी नहीं जानते थे। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि इन लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण किया होगा, हड़प्पा के ऊपर, जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई होगी। उसके बाद कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि चूंकि
हड़प्पा सभ्यता नदियों के किनारे रहने वाली सभ्यता थी। तो नदियों में पानी तेज हो गया होगा और संभव है कि बाढ़ आ गई होगी और इनकी सभ्यता डूब गई होगी, जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। इसके बाद सूखा कहा गया कि हो सकता है सूखा पड़ गया हो, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। इसके बाद कहा गया कि महामारी हो सकती है। महामारी का दृश्य हमने अभी 2020 में देखा है, जिस तरह कोरोना आया और लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे गए। उसी हिसाब से हो सकता है कि उस समय में भी महामारी फैली हो और पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई हो। ये इनके पतन के कारण है। इसके बाद एक छोटा सा इसमें ये पूछा जाता है, इसके 2-3 नाम हैं। इस सभ्यता में 2-3 नाम प्रसिद्ध रहे हैं। कौन कौन से नाम है? 3 नाम है। पहला नाम है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा इसी का नाम दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसी का तीसरा नाम दिया है नदी घाटी सभ्यता। 3 नाम इस सभ्यता को दिए गए हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों किया गया, क्योंकि जब हमने खुदाई शुरू की, जब पहली बार हमें संदेह हुआ तो वो हड़प्पा नामक जगह पर हुआ। इसलिए वहां खुदाई के बाद जो हमें सभ्यता मिली, हमने उसको हड़प्पा सभ्यता कहा। तो ये नाम तो बिल्कुल उचित है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम यही है। दूसरा कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जब खुदाई हुई तब हमें पता चला कि ये सभ्यता जो फैली है, ये ज्यादातर सभ्यता सिंधु नदी घाटी क्षेत्र का एरिया में फैली हुई है। तो हमने कहा कि ये सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में फैली है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गए। इसके बाद हमने जब सभ्यता पे और रिसर्च किया, तब हमें पता चला कि ये सभ्यता वो थी जो हमेशा नदियों के किनारे ही रहती थी। तो हमने फिर इसे नदी घाटी सभ्यता कहा। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। इसके बाद हम इसमें जो इसके बाद जो है क्या बचता है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य जैसे धान की खेती के साक्ष्य, जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। युग्म समाधान, बंदरगाह, जहाज, घोड़े की हड्डी, या कई जगह नाल भी कहा गया है। धान की खेती के साक्ष्य हो गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। ये इसमें से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। धान की खेती के साक्ष्य मिले थे लोथल से, युग्म समाधान भी मिला है लोथल से, बंदरगाह लोथल से, जहाज लोथल से, घोड़े की नाल लोथल से, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसके अलावा काली मिट्टी की चूड़ियां, काली मिट्टी की चूड़ियां कहां से मिले थे? कालीबंगा से, कालीबंगा राजस्थान से। ये इसमें पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं।